ये क्वेश्चन इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स किताब से लिया गया है। ये क्वेश्चन खासकर हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम को टेस्ट करता है। तो एक बार अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर एक वेज है जो कि नीचे के सरफेस में स्लाइड कर सकता है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। इस वेज के साथ दो पुलीज, एक तो ये पुली और दूसरा ये पुली, दो पुलीज कनेक्टेड है। अब इस पुली के ऊपर से यहाँ पर एक मास स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इस वेज के साथ कांटेक्ट में है, और इस तरह से स्ट्रिंग एक पुली से पार होके दूसरे पुली से इस तरह से पार हुआ है, और ये एक वॉल है, इस वॉल में ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग। तो इससे होगा क्या ये जो बॉडी है जो कि नीचे गिर सकता है, ये जो बॉडी है अपने वेट के कारण नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग में पुल होगा, ये स्ट्रिंग खींचेगा, यहाँ से एक्सटेंडेड होगा, या फिर बॉडी नीचे आएगा तो स्ट्रिंग यहाँ से खींचेगा, यानी कि यहाँ से स्ट्रिंग खींचेगा, यहाँ से स्ट्रिंग खींचेगा, यानी कि ये ओवरऑल बॉडी या ओवरऑल सिस्टम जो है ये इस डायरेक्शन में एक्सिलरेटेड भी होगा। ये छोटा जो बॉडी है ये नीचे की तरफ एक्सिलरेटेड होगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये इस डायरेक्शन में दाहिनी तरफ एक्सिलरेटेड होगा। कुछ देर बाद ये बॉडी थोड़ा नीचे आएगा तो ये वेज इस बॉडी के साथ, ऑफ कोर्स ये वेज और बॉडी पुली, ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, एक्सिलरेटेड होगा। फाइनली हमें इस छोटे वाले बॉडी का जो टोटल एक्सिलरेशन है, नेट एक्सिलरेशन है, वो पता करना है। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो नीचे का फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो मासेस है, मासेस ऑफ द वेज। इस वेज का मास जो है ये गिवन है कैपिटल M, इस वेज का मास है कैपिटल M, और ये जो छोटा मास है, ये छोटा बॉडी है, इसका मास है स्मॉल लेटर m। ये दोनों नोन है, यानी कि फाइनली आपसे जो भी पूछा जाएगा इन दोनों के फंक्शन में उसे रिप्रेजेंट करना है। द अप्रिशिएबल फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन द वेज एंड द बॉडी m, यानी कि इस वेज के साथ इस बॉडी का जो कांटेक्ट है, जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, वहाँ पर अप्रिशिएबल फ्रिक्शन है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग k। यहाँ इन दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका कोएफिशिएंट है k। द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड आर नेग्लिजिबल, जो कि हम लोग हमेशा जब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही सिचुएशन गिवन होता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी m, इस बॉडी का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द वेज स्लाइड्स, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर कोई व्यक्ति, किसी इंसान को आप खड़ा कर देते हैं, यानी कि ग्राउंड के रेफरेंस में इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो पता करना होगा। तो यहाँ पर पहली बात तो आप ध्यान दें कि ये बॉडी जितना नीचे गिरेगा, इसके नीचे गिरने के कारण ओवरऑल सिस्टम इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। बॉडी नीचे भी जा रहा है लेकिन पूरे सिस्टम के साथ बॉडी इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो नेट एक्सीलरेशन हमें उस हिसाब से पता करना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन का एक पार्ट रिपीट कर दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन आई होप कि आपने पूरी तरह से समझ लिया है, तो मैं इसे अगले पेज में मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है। ऐसे सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही होता है, लेकिन वो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग तब तक प्रॉपरली नहीं बना सकते अगर सिचुएशन इस तरह का कॉम्प्लेक्स या सेमी कॉम्प्लेक्स हुआ, तो तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम बॉडीज़ के बीच का जो एक्सीलरेशन है, अगर एक से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के साथ समहाउ कनेक्टेड होता है, एक बॉडी अगर मूव करे जिसके कारण दूसरा बॉडी मूव करे, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बीच का एक्सीलरेशन का जो रिलेशन होता है वो हमें सबसे पहले पता लगाना होता है। बिकॉज वो एक्सीलरेशन फाइनली कहीं स्यूडो फोर्स यानी कि फिक्टिशियस फोर्स क्रिएट कर सकता है अगर हम अपने सहूलियत से रेफरेंस फ्रेम चूज़ करें तो।
तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, हम सबसे पहले एक्सीलरेशन पता करेंगे। तो एक्सीलरेशन प्राइमा फसाई क्या दिख रहा है? एक्सीलरेशन सबसे पहले तो ये बॉडी अपने वेट के कारण नीचे जाएगा। अब ये नीचे जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज कि ये अगर 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है, दैट मीन यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बॉडी अगर 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होना चाहिए इस बॉडी को नीचे जाने के लिए। अब वो 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आएगा कहाँ से? वो स्ट्रिंग आएगा इधर से, इधर वाला स्ट्रिंग थोड़ा ऊपर आ जाएगा और यहाँ से स्ट्रिंग 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ कहाँ से सकता है? ये यहाँ से आएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग इधर आएगा। वो कैसे आ सकता है? अगर पूरा का पूरा सिस्टम राइट साइड में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाए। अगर ये पूरा सिस्टम 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करता है, ये जो पुली है, ये पुली अगर ऐसे सिचुएटेड हो जाता है, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लपेट कर, यहाँ से लपेट कर ये ऊपर की तरफ वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इधर से इधर आ गया, फिर इधर से ये इधर आएगा, दैट्स वाई ये 1 सेंटीमीटर नीचे जा पाएगा। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर ये स्मॉल लेटर m वाला मास अगर 1 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, देन द ओवरऑल सिस्टम उसे 1 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में जाना होगा। हमें पता है ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हुआ हर समय, हर पीरियड ऑफ टाइम में, तो हर समय इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी इस बॉडी का नीचे की तरफ जितना होगा, इस पूरे सिस्टम का इस डायरेक्शन में उतना होगा। एंड जो एक्सीलरेशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो या फिर किसी सिचुएशन में वो अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन भी हो, तो फिर जो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन है, वो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन भी दोनों बॉडीज़ का, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ये बॉडी अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा तो ये पूरा सिस्टम जो है ये ए एक्सीलरेशन से उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ कि ये मास अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे आता है, देन दिस वेज ये भी ए एक्सीलरेशन से उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हमारा काम ये है कि इन बॉडीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक तो ये जो कि नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है ये वेज है। तो पहले छोटा बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये वेज वाला सरफेस जो है इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेज वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है ये। और अगर मैं इस स्मॉल लेटर m इस मास को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ मैं ऐसा ड्रॉ करूँगा। और हाँ, यहाँ एक और बात थी जिसे हमें पहले कंसीडर करना चाहिए, वो ये कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में खिंचाव होगा। स्ट्रिंग में खिंचाव होगा यानी कि टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन यानी कि फोर्स। तो अगर हम टेंशन यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट अस से कि इस स्ट्रिंग के इस पार्ट में टेंशन क्रिएट हो रहा T, जो कि इस m मास को ऊपर की तरफ खींच रहा है एंड ओवरऑल इस पुली सिस्टम को नीचे की तरफ खींचेगा। ये जो टेंशन का है ये फंडामेंटल रूल होता है। दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ अगर बंधा हुआ रहे, कनेक्टेड रहे स्ट्रिंग से, तो फिर इन दोनों के बीच किसी भी तरह का फोर्स का इंटरेक्शन हो तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है इस बॉडी को जितना इधर पुल करता है, स्ट्रिंग इस बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही पुल करता है। दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब वही टेंशन, लेट अस से दैट टेंशन इज T, वही टेंशन हमें यहाँ पर भी दिखेगा जो कि इस पार्ट को ऊपर की तरफ और ऊपर के पार्ट को नीचे की तरफ खींचेगा T। और यहाँ पर भी वही टेंशन अपीयर करेगा जो कि इस पुली एंड द होल सिस्टम उसे उसी टेंशन से नीचे की तरफ खींचेगा। ये कितना होगा ये तो कैलकुलेट करने वाली बात है, फिलहाल हमें शायद इसे कैलकुलेट करने की दरकार ना हो। ये हमने इसीलिए ड्रॉ किया
क्योंकि आप गौर से देखें इस बॉडी के मोशन में इस टेंशन का एक रोल रहेगा, और इस पूरे सिस्टम यानी कि वेज को ही अगर आप कंसीडर कर लें तो वेज के मोशन में भी टेंशन का एक रोल है, बिकॉज वही टेंशन इसे पुल करके खींच कर ले जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो सबसे पहले देखिए द मोस्ट फंडामेंटल थिंग यहाँ पर आप ये पाएंगे कि चूंकि ये m मास का बॉडी है तो इस पे नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण या फिर कहे ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। अब इसे आप यहाँ पर अगर देखें ये जो टेंशन है जो स्ट्रिंग में क्रिएट हो रहा वो इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो उस टेंशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्या और किसी भी तरह का फोर्स एक्ट करेगा? आप गौर से देखिए सवाल में भी कहा गया था कि इस बॉडी के साथ इस बॉडी का जो कांटेक्ट है वहाँ पर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जो कि जिसका कि कोएफिशिएंट है के, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है के। तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई रोल है? क्या यहाँ पर फोर्सेस का इंटरेक्शन है? क्या यहाँ पर किसी भी तरह का नॉर्मल फोर्स इन दोनों सरफेसेस, वेज के ये वाला सरफेस और उस बॉडी के जो सरफेस का कांटेक्ट है, क्या यहाँ पर किसी भी तरह का पुश हो रहा है एक दूसरे के साथ, किसी भी तरह का फोर्सेस का नॉर्मली इंटरेक्शन हो रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में? अगर होगा तो फिर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर ये पूरा सिस्टम स्टैटिक होता, ये वेज अगर मूव न करता, सिर्फ ये बॉडी ऐसे गिर जाता, तो यहाँ पर किसी भी तरह का, चूँकि इस डायरेक्शन में फोर्स का इंटरेक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन ही अपीयर नहीं करता, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पर या रिएक्शन फोर्स जो भी आप कहते हैं वो वहाँ पर एब्सेंट होता। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर ये बॉडी मूव कर रहा है तो ये इसे धकेल रहा है, स्मॉल लेटर m मास को धकेल के लिए जा रहा है। तो धकेल रहा है यानी कि नॉर्मल फोर्स इंटरैक्शन हो रहा है, और जैसे ही नॉर्मल फोर्स अपीयर कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जहाँ अपीयर कर रहा है, तो वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर एग्जिस्ट करने के कारण वहाँ फ्रिक्शन अपीयर करेगा। तो इसे कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? आप गौर से देखें ये मास ए एक्सेलरेशन से नीचे तो गिर रहा है, साथ ही साथ ये पूरा वेज का सिस्टम जो है वो भी तो ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस बॉडी का अगर इस डायरेक्शन में मोशन देखते हैं, आप दाहिनी तरफ मोशन देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से दाहिनी तरफ भी तो मूव कर रहा है। वो मूवमेंट, वो फोर्स कौन उसे प्रोवाइड कर रहा है? वेज उसे धकेल रहा है। वेज को कौन खींच रहा है? वो तो वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में जाकर देखेंगे। फिलहाल इसके नज़रिए से अगर देखें तो उसे कोई धकेल रहा है। कौन धकेल रहा है? वेज धकेल रहा है। यानी कि वेज इसमें एक फोर्स, ज़रूर एक फोर्स m इंटू ए अप्लाई कर रहा है, इसीलिए तो इस बॉडी में इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि अगर ये वेज इसे एम ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि यहाँ पर क्लियरली नॉर्मल रिएक्शन का रोल प्ले कर रहा है, इस बॉडी में दूसरे बॉडी के कारण, वेज के कारण इस बॉडी में एक नॉर्मली फोर्स अगर अप्लाई हो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस विल एक्ट एज नॉर्मल रिएक्शन। आप आर से डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट कर सकते हैं, जो आपका प्रैक्टिस है आप करिएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक चूंकि के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपीयर कर रहा है और हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इसके रिलेटिव मोशन को, इन दोनों बॉडीज़ के बीच का, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब इसका मोशन कैसा है? इसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में बॉडी का मोशन नीचे की तरफ है, यानी फ्रिक्शन इसे अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड वी नो कि फ्रिक्शनल फोर्स, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो हाँ, वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन या फिर कहें मोशन के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसका कोएफिशिएंट नॉर्मली अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है ये डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
उस हिसाब से देखें नॉर्मल रिएक्शन इज MA एंड इसके साथ हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसे मल्टीप्लाई कर देना होता है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर KMA ये हो गया, KMA इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस बॉडी के लिए स्मॉल लेटर m मास के बॉडी के लिए ब्लू कलर का जो बॉडी है उसके लिए सारे इंटरैक्टिव फोर्सेस जो है हमने ड्रॉ कर लिया। टेंशन इसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, mg इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है और ये वेज इसे इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन क्रिएट करवा रहा, फोर्स अप्लाई करके, दैट मीन ma फोर्स अप्लाई कर रहा और ये फोर्स इंटरैक्शन के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने लायक एक मतलब अपोज करने वाला एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर KMA क्रिएट हो रहा और किसी भी तरह का फोर्स इस छोटे वाले मास में अप्लाई नहीं हो रहा है। अब एक बात ये कि इन सारे फोर्सेस के कारण ये जो बॉडी है ये तो A एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर इन सब को अगर हम इंटर रिलेट करना चाहें या जो भी फोर्सेस है इन फोर्सेस को कंसीडर करें और इस एक्सीलरेशन को कंसीडर करें तो हम कहेंगे कि सारे फोर्सेस मिलकर इस बॉडी में A एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि सारे फोर्सेस मिलकर जो भी नेट फोर्स बनेगा दैट नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में A एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में M इंटू A है। तो अगर हम नेट फोर्स यहाँ से देखते हैं नीचे की तरफ नेट फोर्स देखते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नेट फोर्स देखते हैं तो हम पाएंगे mg फोर्स उस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन टेंशन इसे अपोज करके ऊपर की तरफ इसे खींच रहा और फ्रिक्शन भी इसे अपोज कर रहा है। तो ये हो गया नीचे की तरफ नेट फोर्स। अब नीचे की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इनटू नीचे की तरफ एक्सीलरेशन विच इज m इंटू दिस a, मास ऑफ दिस बॉडी विच इज स्मॉल लेटर m इंटू दिस एक्सीलरेशन जो इस बॉडी में क्रिएट हो रहा। तो इतना नेट फोर्स के कारण m मास पे a एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा। अब ये जो है ये फोर्स है, इसका फिलहाल और कोई रोल है नहीं बिकॉज ये जो फोर्स है ये इस बॉडी पे a एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो दे ही रहा है बिकॉज द होल सिस्टम इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन विद a एक्सीलरेशन। तो ये बॉडी नीचे भी गिर रहा, साथ ही साथ इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा। तो यहाँ इस इक्वेशन में इस ma का कोई ख़ास रोल है नहीं, सिर्फ इतना रोल है कि इससे हम फ्रिक्शन जो क्रिएट हो रहा वो जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स उसका वैल्यू को हम यहाँ पर पता कर सकते हैं विद दिस वैल्यू। तो ये हमने एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो ये वेज और ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें वेज के साथ जो है पुलीज लटका हुआ है या पुलीज यहाँ पर है। तो मैं थोड़ा सा कलर इसका बदल दूँ। यहाँ पर पुलीज है, ये एक पुली और ये दूसरा पुली, द पुली सिस्टम यहाँ पर, और यहाँ इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसे कनेक्ट करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ये कनेक्टेड है ऐसे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखिए इस पे कैपिटल M इसका मास है, उसके कारण mg तो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, लेकिन उसे कंसीडर करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। वो जो mg फोर्स है या फिर इस बॉडी पे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो उसका रोल क्या होगा। उसका रोल सिर्फ इतना होगा कि वो इस बॉडी के साथ इस बॉडी के बीच के जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन ये कहा गया है कि कोई और फ्रिक्शन है ही नहीं। The appreciable friction exists only between the wedge and the body M, यानी कि नीचे के सरफेस के साथ इस वेज का किसी भी तरह का फ्रिक्शन है नहीं। तो ये वेज नीचे की तरफ कितना दब रहा है या उसे कौन ऊपर की तरफ कितना खींच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक क्रिएट हो रहा, तो वो एक्सीलरेशन कौन कौन सा फोर्स क्रिएट करवा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर देखेंगे, विचार करेंगे कि कौन सा टेंशन यहाँ पर काम का है। जैसे कि इस पुली को यहाँ से टेंशन T नीचे खींच रहा है, यहाँ भी टेंशन
टी इसे नीचे खींच रहा है और यहाँ इस पुली को टेंशन टी ऊपर खींच रहा है और इधर से टेंशन टी इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अब ऊपर नीचे खींचने वाले जो फोर्सेस हैं उसे तो कंसीडर करने की ज़रूरत है नहीं हमें फ़िलहाल, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सीलरेशन है भी नहीं और इस सरफेस के साथ इसका कोई फ्रिक्शन है नहीं कि हम यहाँ पर कंसीडर करें कि कितना नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो सब कंसीडर करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से हम फ़िलहाल तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, इसकी हमें ज़रूरत है बिकॉज यही टेंशन है जो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम को, इस वेज को एटलीस्ट इसे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन दे रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, उसे आप दो अप्रोचेस से देख सकते हैं। एक तो इस वेज को ए एक्सेलरेशन मिल रहा है, कौन दे रहा है? टेंशन दे रहा है, यानी टेंशन वो फोर्स है जो ये एम मास के बॉडी में ए एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पर आप इस पूरे सिस्टम को एज होल आप एक बॉडी जैसा ट्रीट करें तो आप ये कहेंगे ये टेंशन जो है कैपिटल एम मास यानी कि वेज को भी ए एक्सेलरेशन दे रहा है। अब वेज के साथ साथ तो स्मॉल लेटर एम मास भी तो मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, उसे भी तो फोर्स कोई दे रहा। आप कहेंगे वेज लगा रहा है उस पर फोर्स, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ से वो फोर्स क्रिएट हो रहा, कहाँ से वो फोर्स आ रहा, वेज को कहाँ से वो फोर्स मिल रहा? वेज को सिर्फ ये टेंशन ही है जो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा। तो हम कह सकते हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि टी टेंशन के कारण m प्लस एम मास पे ए एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे हम ये कहेंगे कि टेंशन जो फोर्स है दैट टेंशन वो पुल कर रहा है m और m इन दोनों मासेस को और उसमें ए एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। आप ऐसे इस नज़रिए से देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा देखने का मन नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं अपने सोच को, जनरली जैसे हमें सिखाया जाता है, जिस तरह से हमें इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच करना सिखाया जाता है, उस नज़रिए से अगर आप देखें तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर चूँकि स्मॉल लेटर एम मास था, जिस स्मॉल लेटर एम मास पे एम ए फोर्स ये वेज लगा रहा था एम ए फोर्स, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया। अगर ये वेज इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एम ए फोर्स लगाता है तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो स्मॉल बॉडी है ये इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में ठीक उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एम ए फोर्स लग रहा है इन रिटर्न। चूँकि ये वेज इस बॉडी को एम ए फोर्स से धकेल रहा है तो वो बॉडी भी इस पे एम ए फोर्स अप्लाई कर रहा है पीछे की तरफ। इस नज़रिए से अगर आप देखें तो आप इस बार क्या कहेंगे? इस नज़रिए से देखने से आप ये कहेंगे कि ये कैपिटल एम मास है जिस पे कि ए एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा, तो आप कहेंगे टी माइनस एम है, इस पे नेट फोर्स लग रहा है टी, ये वाला टेंशन, इसका तो कोई रोल है नहीं, ऊपर की तरफ खींच रहा है ये। सो ये टेंशन टी माइनस दिस फोर्स जो कि अपोज कर रहा पीछे की तरफ, इसे खींच रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी पे क्रिएट हुआ एक्सेलरेशन। इसमें और इसमें कोई अंतर है? इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इसे खोल दे, ब्रैकेट को खोल दे तो आपको एम ए मिलेगा, स्मॉल लेटर एम इंटू ए। इसे इस साइड में भेज दे तो सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा और बचा हुआ रहेगा कैपिटल एम ए। तो आपका नज़रिया जैसा आपको सहूलियत लगे, ठीक लगे, वही नज़रिया आपके लिए ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन विच इज़ टी माइनस स्मॉल एम ए दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एम ए। अब यहाँ से देखिए टी जो है, टी एक अननोन क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। हमें अल्टीमेटली क्या पता करना है? हमें ए पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। टी की ज़रूरत हमें है नहीं। देखिए हम एम क्या है ये जानते हैं, जी को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ये स्मॉल लेटर एम के भी गिवन है, कैपिटल एम भी गिवन है, कैपिटल एम स्मॉल एम सब कुछ गिवन है।
हमें यहाँ से a पता करना है, तो इस t को हमें कैंसिल आउट करना है। इस t को हम इन दो इक्वेशन से कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि एक दूसरे को जोड़ दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो देखिए नेगेटिव t पॉजिटिव t ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे, तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास बचा हुआ रहेगा mg, ये mg, अब माइनस टी प्लस टी ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए प्लस कैपिटल एम ए। क्या यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को इस पूरे ये जो इक्वेशन हमें मिला, एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि mg इज इक्वल टू ma, ये भी प्लस हो जाएगा इसके साथ, और फिर ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2ma, ये और ये मिलके प्लस के ma, और हमें मिल जाएगा कैपिटल Ma। अब यहाँ से हमें a पता करना है, तो a को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो a इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय 2m प्लस km प्लस m कैपिटल M, यानी वो हो जाएगा। तो mg डिवाइडेड बाय यहाँ से 2m प्लस km प्लस कैपिटल M। थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्मॉल लेटर m से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज स्मॉल लेटर m कई बार यहाँ पर अपीयर कर रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा हुआ रहेगा g, और फिर यहाँ से अगर m से डिवाइड करें तो यहाँ बचा हुआ रहेगा 2 प्लस यहाँ बचा हुआ रहेगा k, और यहाँ चूँकि स्मॉल लेटर m से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन, लेकिन अब भी पूरी तरह से एक्सेलरेशन नहीं मिला है। ये जो छोटा सा बॉडी है उसी का एक्सेलरेशन हमें पता करना था। एक बार क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी m रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द वेज स्लाइड्स। दैट मीन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का एक्सेलरेशन देखना है। हमने a पता किया, अब ये बॉडी a एक्सेलरेशन से नीचे भी गिर रहा है और a एक्सेलरेशन से पूरे सिस्टम के साथ इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। यानी अगर आप इस बॉडी का वास्तविक एक्सेलरेशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से आपको दिखेगा कि ये जो बॉडी है ये a एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, और साथ ही साथ ग्राउंड से आपको ये भी दिखेगा कि ये बॉडी a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो फिर यहाँ से हमें पता है ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, इसे बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन √2a हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके इसे पता कर सकते हैं कि ये √2 होगा। तो हम कह सकते हैं नेट एक्सेलरेशन, हम कह सकते हैं कि बॉडी का नेट एक्सेलरेशन, या मैं बी कर देता हूँ ए बी, यानी कि बॉडी का नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब चाहे इसे अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। समझने और समझाना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर the acceleration of this body with respect to ground, that should be equal to a into √2. So this thing into √2, so that is √2g divided by 2 plus k plus capital M divided by small m। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट, या फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था वो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ग्राउंड में अगर कोई खड़ा है तो उसे इस बॉडी का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली टोटल नेट एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, कैसा अपीयर होगा। तो इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा।